अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज दो खबरें हैं, बल्कि खबर तो बस एक ही है, बाकी तो सब हेयरिंग है। खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा कर दी है, बल्कि पिटीशन दाखिल कर दी है उन्होंने। सरफराज डोगर साहब, खालिद सोमरो साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जो इनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, यानी वो कहते हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से आए हुए वफाक की अलामत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इन 3 जज साहिबान को काम करने से रोक दिया जाए। और साथ ही उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट को चैलेंज किया है और कहा है कि ये सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार दी जाए, ट्रांसफ़र कलअदम करार दी जाए। और साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन दी थी और जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके फैसले को भी कलअदम करार दिया जाए। मतलब सब कुछ तय बाला कर दिया जाए। तो और दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल जो है उस पर ज़ैर नज़ीर भंडारी, इमरान खान साहब के वकील के दलाइल जारी हैं और तकरीबन कमोबेश वही मामलात हैं जो चल रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आज हम बात करेंगे नासिर साहब से और जानज़ेब अब्बासी साहब से और जनाब तैयब बलोच साहब से कि ये फाजिल 5 जज साहिबान जिन्होंने मुदाखलत का ख़त लिखा था और फिर ख़त पे ख़त और बिल आखिर ये मामला पेटिशन्स तक पहुँच गया है। नासिर साहब, क्या कहा है इस पेटिशन के अंदर और जो इस्तदाद की गई हैं जिसमें सदर को भी फ्रीक बनाया गया है, जजेस को भी फ्रीक बनाया गया है, चारों हाई कोर्ट्स के चीफ रजिस्ट्रार ऑफिसेस, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, कैसे देख रहे हैं ये सारी? और मुबारक हो, आपने कल ही कहा था कि तैयार हो गई, आ रही है। बस वो तुक्का लग गया। तुक्का लग गया। ये तुक्का आपने नहीं मारा था, जानज़ेब अब्बासी साहब ने मारा था। नाम बताए थे वही है, इन्होंने कहा था कि मुनीर मलिक और सलाउद्दीन वकील होंगे। हाँ, मुनीर मलिक और हामिद खान साहब की बात हो रही थी। तो हामिद खान साहब और तो नहीं है, लेकिन बैरिस्टर सलाउद्दीन और मुनीर मलिक दोनों पार्टनर्स हैं एक लॉ फर्म में। जी शुक्रिया क़य्यूम साहब। एक तो जो पिटीशन है वो अब जो इस्लामाबाद की जो लड़ाई है अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इसका किस तरह हल करती है, इसका मसला कैसे सेटल करती है। पिटीशन में उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि सदर के पास लामहदूद इख्तियार नहीं है कि वो आर्टिकल 201 जो है वो इस्तेमाल करे और अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, और वो बग़ैर किसी ओथ के उनकी सीनियरिटी फ़िक्स हो जाए। असल किस्सा सीनियरिटी का है, क्योंकि आपको मालूम है जस्टिस सरफराज डोगर साहब अब एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए हैं और उन्होंने ओथ भी ले लिया है एक्टिंग चीफ जस्टिस का, और वो भी लिया है सदर के साथ से। तो अब किस्सा सारा यही है कि वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो जुडिशरी है वो कोई यूनिफाइड कार्डर नहीं है। जिस तरह ब्यूरोक्रेसी होती है ना कि आप किसी भी ऑफिसर को किसी भी प्रोविंस में भेज दें और किसी भी पोस्ट पे भेज दें, कि उनका ये कहना है कि ये जुडिशरी में ये नहीं होता। जुडिशरी का हर जो हाई कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, आप उसमें इंटरफेरेंस, उसके फेज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और बग़ैर ओथ के आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत दे दी है कि वो जो मर्ज़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह मर्ज़ी चलाएं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो पुराने चीफ जस्टिस थे जो अब एलिवेट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन में डिसीजन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें और वो और ये मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म सेट असाइड कर दें। और उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत फुटिंग में है, रॉन्ग फुटिंग में। ये मैंने आपको एक क्रैक्स बताया, बेसिकली ये क्या है। और दूसरी बात है 49 पेजेस की पिटीशन है, कितने क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, ग्राउंड्स हैं उन्होंने लिए हैं और फिर सारा कुछ है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब खतों से मामला निकल के पिटीशंस तक आ गया है। पिटीशन तक आ गया। और अब देखें पिटीशन का क्या हासिल होता है। अगर पिटीशन एक्सेप्ट होती है तो ये नासिर साहब के किस जुरिस्डिक्शन में चैलेंज किया गया है? वो ज़ाहिर है ये 184(3) में और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगेगी। अच्छा, 184(3) में लगी है। तो रिलीफ क्या सॉर्ट किया गया इसमें? कि जो जजेस, जो 3 जजेस हैं जो इमीडिएट रिलीफ क्या सॉर्ट किया गया? इंटरिम उसमें ये है कि आप जो 3 जजेस काम करें, जस्टिस सरफराज और बाकी जो सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, उनको आप काम से रोक दें। आपको क़य्यूम साहब ये मालूम है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भी फाइल हो जाए ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप उनको किसी काम से रोक नहीं सकते। तो ये उन्होंने सीख किया है कि काम से रोक दिया जाए।
तो ये तो डिस्फंक्शनल करने वाली बात है हाई कोर्ट को। अच्छा, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को काम से करने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को काम करने से रोक दिया जाए, और जो दूसरी हाई कोर्ट से जज साहबान आए हैं ये इंटरम रिलीफ उन्होंने ये तो फौरी रिलीफ हमें चाहिए ना। और पहली मर्तबा ये हुआ है कि जज साहबान को बाय नेम जो है वो बनाया गया है, रिस्पोंडेंट भी। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में कब तक पहुंचेगी ये पटिशन, और इसके ऊपर डू यू थिंक के इब्तदाई तौर पर कोई एतराज़ात भी लग सकते हैं? कल तक मेरे ख्याल में सिद्दीकी साहब ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और एक चीज़ बहरहाल ये देखने वाली होगी कि क्या सिटिंग जजेस को एक जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, क्या उनको फ्रीक बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। एक तो ये क्वेश्चन बहुत अहम होगा। दूसरी एक चीज़ मुझे ये बहरहाल ये जब मैं ये पटिशन पढ़ रहा था तो मुझे 5 हाई कोर्ट्स की जानिब से जो ख़त लिखा गया और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उसकी लैंग्वेज में भी मुझे कोई काफ़ी हद तक मुमासलियत नज़र आई है। मिसाल के तौर पे उस ख़त में भी सीनियरिटी के ऊपर बात करते हुए ये कहा गया था कि जब एक जज एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आता है तो उसको नया ओथ लेना पड़ता है। आर्टिकल 194 का तस्करा, फिर उसके बाद 3rd शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का तस्करा, तो काफ़ी मुमासलियत है और ये शायद इत्तेफाकन ही हो। दूसरा, इस पटिशन में जो मैंने पढ़ी, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो जो 4 जजों के ख़त है उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उनका भी नाम है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा। बाकी हिस्ट्री भी बयान की गई है उसमें। हाँ, जैसे कि उनके ख्यालात मिलते जुलते हैं। जी 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 उसमें अब देखें ना, ख्यालात तो मिलते जुलते जा पीटीआई के और लॉयर्स एक्शन ग्रुप जो बना हुआ है हामिद खान साहब जिसके हैं उनके, और ये फाजिल जज साहबान, ये इन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इन सब के ख्यालात मिलते हैं ना। अयूब खान के दौर में क्या हुआ, ज़ियाउल हक के दौर में क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह से जेल में डाला गया, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, तो ये पूरी हिस्ट्री भी बयान की गई है। तो वैसे ये हिस्ट्री हमें पटिशन में अब पढ़ी है, लेकिन पहले कुछ वक्त पहले हमें ये हिस्ट्री जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के नोट्स में देखने को मिलती थी। अब वो बहरहाल वो नोट्स जो है वो नहीं दूसरों से नहीं आ गए हैं। तो नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं वैसे ही एक बात कर रहा, एक बात जहन में आ जाती है भाई, बैरिस्टर सलाउद्दीन ने और मुनीर मलिक साहब ने उनसे इस्तिफादा तो कर सकते हैं ना, वो तो जी तारीख के सुनहरी औराक हैं। जी, वो दुरुस्त बात है। दूसरा, आर्टिकल 184(3) के तहत ये पटिशन आई है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात नहीं लगते तो फिर ये मामला जाएगा जजेस आइनी कमेटी में, और जजेस आइनी कमेटी ने इसको फ़िक्स करना है इन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। लेकिन यहाँ पे एक जो लॉ हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ में भी देखा, उसमें भी असूल तो यही है कि पटिशन्स अपने टर्म के ऊपर ही फ़िक्स होती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि रिज़र्व सीट्स वाला केस जो रिव्यू है वो कितने अरसे से उसका पेंडिंग है, तो वो अचानक से एक दरखास्त आए और कहें जी कि क्योंकि ये जज साहिबान हैं, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जज साहिबान जो कि साइलिन हैं उनको जजों की फहरिस्त में ना खड़ा किया जाए, उनको साइलिन की फहरिस्त में खड़ा किया जाए, और जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से, जिसमें आम आदमी के मुकदमात जो हैं वो एक तवील अरसे से जो है वो ज़ेर इल्तवा है। यहाँ पे तो 40 साल के बाद जो है लोगों को रिलीफ मिला है। तो आप कह रहे हैं कि ये उस वेट एंड सी में, वो क्या कहते हैं, वेटिंग लिस्ट में आनी चाहिए, नंबर पे आए। सर इसकी वजह है कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना हो। इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई साइल आता है तो वो ये नहीं देखती सुप्रीम कोर्ट के ये साइल जो है इसका स्टेटस क्या है। वो साइल को तो साइल के तौर पे ही ट्रीट किया जाता है, चाहे वो जज हो, जर्नल हो, या इवन कोई जर्नलिस्ट हो या कुछ भी हो। तो इसमें इन्होंने दरख्वास्त की है कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। नहीं, लेकिन वो आ जाएगी मेरे ख्याल में, भी कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी बात। तो ये आप कैसे देख रहे हो इन 5 फाजिल जज साहबान का ये इक़दाम, जिसमें जस्टिस मोहसिन क़यानी हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस एजाज इसहाक साहब हैं और जस्टिस सिमन रिफत साहब हैं। तो कैसे देख रहे हैं इनकी इस पटिशन को? आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास तो ये ऐसे लामहदूद इख्तियारात नहीं है,
अब जब तक कि अवामी मुफाद में ना हो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती। ज़ब्त है इनका जो टूट गया, वो ज़ब्त जो है वो हमें इन पिटीशन में नज़र आ रहा है, जो इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो सारा कुछ है। और लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं ख़ुद इस पिटीशन का कंटेंट्स पढ़ के हैरान बहुत हुआ हूँ। अच्छा। ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहे हैं इसको सुबह ही खुद मुख्तारी से भी जोड़ने की कोशिश की है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, लेकिन ये मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जब सुबह ही खुद मुख्तारी से जोड़ रहे हैं, साथ ये क्यों भूल गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वफाक की अलामत है, फेडरेशन वफाकियत नज़र आनी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जब तश्कील हुई आज उसमें ये वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है इसके अपने रूल्स के अंदर कि चारों सूबों से जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट जो है उसमें लिखा, चारों सूबों से जज जो हैं वो लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये है कि इन जजेस साहबान ने तो ऑलरेडी जो है वो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को रोकने की अटैम्प्ट की थी अपने ख़त के ज़रिए, और सदर मुमलिकत को भी जो ख़त लिखा था उसमें ये भी कि आइन के आर्टिकल 200 का इस्तेमाल ना किया जाए, चीफ जस्टिस को लिखा, अपने मुतलका चीफ जस्टिस उस टाइम आमिर फ़ारूक साहब थे उनको भी लिखा, लेकिन इनको उस टाइम पजीराई नहीं मिली। और वही अब जो इनके चीज़ें थी, नुकात थे, ग्राउंड्स थे, वही अब ग्राउंड्स इन्होंने नहीं, लेकिन देखे ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जब मुलाकात हुई थी और उन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बारे में भी बताया था, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन सीनियरिटी का मामला क्वेश्चनेबल है। और उसमें जैसे जमाल मंदोखेल साहब को बोलने नहीं दिया क्योंकि मंदोखेल साहब साथ बैठे थे, उनका आप तो नहीं बोलेंगे, तो वो अब तो इसका मतलब है ना एक्सपेक्ट हो रहा था ना कि ये मामला इस तरफ आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अल्टीमेटली ये मामला हमारे पास आना, इस वजह से उन्होंने जस्टिस जमाल खान साहब को रोका क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा या जमाल खान साहब उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं, तो इसी वजह से उनको तो जस्टिस आयशा भी उन 4 जज साहबान में शामिल हैं जिन्होंने जुडिशल कमीशन को खत लिखा, और जस्टिस आयशा आईनी बेंच की भी रुकन है। जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच पे नहीं होंगी क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड है, और हमने देखा जस्टिस आयशा मलिक को कि वो जिस पॉइंट पे अपना राय दे देती हैं तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं बैठती, वो कहती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आ चुका जैसे वो कस्टम एक्ट के केस के अंदर हुआ, अच्छा केस का था, ये मिलिट्री एक्ट वाला केस है, इसमें वो फैसला लिख चुकी है। नहीं, इसमें तो वो जाहिर है उनकी जजमेंट इंप्यून है, जजमेंट। और इसी तरीके से कस्टम एक्ट वाले में यहाँ पे भी वो खत जो है वो वही खत है, जैसे जहाँ ज़ेब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि हम अगर ख़त के मदरजात पढ़ते हैं, इधर से पटिशन के मदरजात पढ़ते हैं, तो वो सेम तकरीबन चीज़ें हैं जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो नुकात उठाए तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने उठाए, और इन्होंने तो फिर भी थोड़ा रियायत की है। लेकिन मैं इस चीज़ को यूँ देखता हूँ कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 ये जो 9 का जो है ना, ये 9 का एक किस्म का हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, गठ जोड़ मैं नहीं कहूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू एक है, सेम है। अच्छा। और क्यों तो नासिर साहब, हाँ, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इधर भी हैं और वो उधर भी हैं, तो ये चीज़ें इधर तो है ना वो मादी तौर पे मामला, रूहानी तौर पे वो हाई कोर्ट के मामला चला था 8 से, सुप्रीम कोर्ट के 8 से, वो 8 जो है ना वो कम होते होते 4 हो गए, लेकिन इनको फिर सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं, अपने पड़ोस में हाई कोर्ट से 5 और मिल गए। अच्छा, तो 9 का इनका फिगर है। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक छोटा सा कि सदर मुमलिकत, यार ये माइक ही नहीं छोड़ता। अच्छा, मैं क्योंकि वो सदर मुमलिकत, आपने आर्टिकल 200 वाली बात की थी कि इन्होंने कहा कि उसको इख्तियार लिमिटेड है। अब बात यह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो किया तो उन्होंने अपना माइंड भी इस्तेमाल किया होगा, वजारत कानून का भी उसमें इनपुट होगा, और फिर आपको याद है कि अटार्नी जनरल ने कहा था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है सीनियरिटी के हवाले से वो डिफरेंट है जो जस्टिस अपने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अटार्नी जनरल में वफाक की अलामत होती है, तो इंतज़ामी तौर पर ये जो कुछ हुआ तो इसमें अटार्नी जनरल का इनपुट तो साफ ज़ाहिर होगा। तो मुझे ये लगता है कि अब या ये जज जो है 5 जजेस, इनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी साइड पे जो है सदर मुमलिकत का या वजारत कानून का, अटार्नी जनरल का पॉइंट ऑफ व्यू सीनियरिटी से, ये दोनों है। अब इसमें से कौन सा सस्टेन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अच्छा जी, ठीक हो गया। लेकिन नासिर साहब एक बात तो है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया ना। देखें क्योंकि आईनी बेंच तो वही है ना, केस तो उधर ही जाएगा ना। तो अच्छा ये बताएं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और फाजिल जज साहिबान को रिस्पोंडेंट बनाने की क्या वजह आपके इस ख्याल में? वो ये कहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पावर्स हैं, ये अथॉरिटी है, उस पर गासिबाना अटैम्प्ट हुई है, और जो सदर ने की है, यानी जो काम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना था
वो सदर ने कर दिया आर्टिकल 200 के तहत। और जुडिशल कमीशन का हेड कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है ट्रांसफ़र, मैं इनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये बात नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आपको पता ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होता, पूरे पाकिस्तान का वो इंस्टीट्यूशनल हेड है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरा बस चलता है तो मैं और कोर्टों से भी लेके आता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ नॉट अ हाई कोर्ट, ये एक यूनिफाइंग फेडरल एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिट है, और इसमें तमाम प्रोविंसेस से जजेस को आना चाहिए। और जो इन्होंने आपको पता है इंडिया से भी इन्होंने साइट किए हैं एग्जांपल्स, लेकिन इंडिया में तो ट्रांसफ़र आम है, वहाँ तो आपको मालूम है कि आए दिन ट्रांसफ़र होती है। और जो आमिर फ़ारूक साहब का इनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो आप पता नहीं वो क्या इसको कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्मनामा ही कहेंगे ना वो जो है सीनियरिटी के वाले, बेसिकली उनको लिस्ट को उन्होंने अटैक किया ना, उसके अंदर तो उन्होंने जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स जो हैं, जिसमें एक शायद 77 का AIR सुप्रीम कोर्ट और एक 94 का है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, बल्कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें ये है कि बावजूद इसके कि अगर ट्रांसफ़र हो और हल्फ भी ले तो तब भी उसकी सीनियरिटी मुतासर नहीं, क्योंकि वो अपनी सीनियरिटी को कैरी करता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई केस लॉ है सीनियरिटी का? प्रेसिडेंट मौजूद है एक, वो मंसूर शाह साहब के, उसके ऊपर ही रिलाय किया, जो इरफान सादत कौन सा था, फरूख इरफान का, लेकिन उसमें तो ये लिखा हुआ है ना कि हाई को वो उनकी सीनियरिटी उस दिन से डिटरमिन होगी जिस दिन वो ओथ लेंगे, ये उस पर ये लिखा हुआ है। तो ये मंसूर शाह साहब की बात है ना? हाँ, लेकिन उसमें देखें बात दरअसल ये है कि ये अगर एक हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र होता है, वो विद इन हाई कोर्ट ये ट्रांसफ़र और फिर सीनियरिटी है, ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है तो उससे कंसेंट ली जाएगी ना, कंसेंट के बगैर तो वो नहीं आएगा। सिर्फ ये अच्छा नहीं हो गया कि अच्छा ये अब एक सेटल हो जाए, सुने तो सही ना, वो जब कंसेंट ली जाएगी तो उसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप जूनियर मोस्ट जज हो जाएंगे इस्लामाबाद किसी भी हाई कोर्ट के। ज़ाहिर है वो कहेगा कि वो जो जज साहब हैं वो यही कहेंगे कि अगर मैं ट्रांसफ़र होऊंगा तो मेरी सीनियरिटी बरकरार रहेगी। तो इस्लामाबाद, आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 या 12 जजेस हैं, 13। तो सीनियरिटी उस तरह से डिटरमिन होगी, तो उन्होंने फिर उसको डिटरमिन कर दिया है। अच्छा, आप एक इसको और दूसरी एंगल से भी देख रहे हैं। नाज़िर साहब, असद मलिक साहब की एक खबर थी कि अटॉर्नी जनरल की जस्टिस मोहसिन कियानी से मुलाकात हुई, क्या खबर है उसकी, वो क्या खबर है? मुझे इसके बारे में अभी मेरी कुछ लोगों से बात नहीं हुई है। मैंने कोशिश की थी, अभी मेरी बात नहीं हुई, इसलिए इसलिए मैं मतलब पहले नहीं बोलूँगा, फिर कल पूछ लीजिएगा। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। तो अब ये जो नाज़िर साहब, जाज़ेब अब्बासी से मैं अगर ये सवाल करूं कि अब तक जो हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर, मैं जो रीसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं जो हमारे सामने हुई भी है, अब माजी में कोई ऐसा मामला हुआ या नहीं हुआ अब मुझे इल्म नहीं है, लेकिन 2 रेफरेंसेस आए, एक इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ और एक काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़, और इन दोनों रेफरेंस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ये एज ए लिटिगेंट भी पेश हुए, ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया उन रेफरेंसेस को और ये दोनों मुकदमात जीते इन्होंने। अब ये जज साहिबान जो है, अगर ये मुकदमात जीत गए फिर तो ठीक है, और अगर हार गए तो फिर क्या होगा नाज़िर साहब? तो अगर हार गए, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये एक सवाल तो है कि सीनियरिटी जो है वो कहाँ से डिटरमिन होनी है। हाँ। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आ गई है, आईनी बेंच इसको तय कर देगा। जज की अगर जजेस ये केस हार गए तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब ही सीनियर जज होंगे, और फिर जो बाकी जो सीनियरिटी लिस्ट में जिस तरतीब से हैं वही बरकरार रहेगा और वो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो लोग कहेंगे नहीं कि जनाब जज हार गया। ये हमारा क्या फैसला करेंगे, तो अपना मुकदमा हार चुके हैं। मेरे सवाल का एक जवाब दें। ये बताएं, पार्लियामेंट सुप्रीम है? मैं थोड़ा सा इस पे हेजिटेट हूँ। अच्छा, नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है? पार्लियामेंट की डेफिनेशन के अवाम मुंतखब अवाम के नुमाइंदे। पार्लियामेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट किससे बनता है? पार्लियामेंट मुंतखब नुमाइंदों से, इलेक्शन से। नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट टॉप पे है। हाँ, अच्छा, ओहो, अच्छा, पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट किसको कहते हैं? हाँ हाँ, वो तो है प्रेसिडेंट, कौमी असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात का लेकिन प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर भी तो इख्तियार है ना, वो तो सारी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के नाम पे एक्सरसाइज होती है ना सब। बहुत सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो चैलेंज होते हैं कोवरेंटों में और वो सेटिसाइड हो जाते हैं, वो होते तो हैं। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी रेफरिंग अथॉरिटी को फरीक बनाया था ना, लेकिन आर्टिकल 200 जो है वो स्पेसिफिकली पावर नहीं दे रहा प्रेसिडेंट को। ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना। अब ये जब आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसी पे डिस्कशन, क्योंकि आर्टिकल 200 जो है इसको वो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें जो है वो एक और भी दरखास्त भी आई हुई है ना, वो राजा मुक़सिद जो है उनकी है। अब ट्रांसफ़र का जो नासिर साहब जो बात कर रहे थे, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को तो आइन ने ये पावर दी हुई है, आर्टिकल 200 की सब सेक्शन 1 है, उसके तहत ये ट्रांसफ़र हुई है। अब सीनियरिटी वाला इशू है, क्योंकि वहाँ पे एतराज़ हाई कोर्ट के 5 जजेस का ये है जी कि आपने हमारी सीनियरिटी डिस्टर्ब कर दी है। तो ये सवाल आईनी बेंच ने मेरे ख्याल में इसको तय करना है। और जाहिर है सही है। और दूसरा ये है कि नहीं उन्होंने ट्रांसफ़र ऑर्डर भी चैलेंज किया है और सीनियरिटी लिस्ट भी चैलेंज किया है, तो नोटिफिकेशन भी चैलेंज किया है। नोटिफिकेशन में उनका मेन मुद्दा ये है जो वो सदर के इख्तियारात को महदूद करार दे रही है। वो कह रहे हैं आइन के आर्टिकल 200 के तहत जो सदर को इख्तियार है ट्रांसफ़र करने का वो महदूद है, और महदूद इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें इनकी मुद्दत का तयन नहीं है कि ये कितने साल के लिए या कितने अरसे के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड है, मतलब हाँ कि ये इनकम्प्लीट सा है या वो मुद्दत नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो सदर ने अपने महदूद इख्तियार इस्तेमाल करने थे, यहाँ पे लामहदूद करके उसको वो हम क्या कह सकते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या इनडिफाइंड पीरियड के लिए, क्योंकि वो चीज़ तय नहीं हुई। तो इसी वजह से शायद उन्होंने जो है वो सदर के उस पे इख्तियारात पे क्वेश्चन उठाया है। लेकिन सदर मुमलिकत का जो इख्तियार है वो तो उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो ये मसाइल जो है वो वंस फॉर ऑल सेटल होने हैं और होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये हकीकत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी को जहेज़ में नहीं मिली हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये जो है वो सिंधियों की भी है, उतनी बलोचों की भी है, उतनी पश्तूनों की भी है, उतनी पंजाब के रहने वालों की भी है, पूरे वफाक का है। और इसी वजह से ये कहना कि जी ये जो है वो नवाब शाह से जज खादिम हुसैन सोमरू क्यों लाया गया या लाहौर हाई कोर्ट से ये जज क्यों लाए गए, यहाँ पे वफाकियत के एलिमेंट्स को देखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। चे जाया को इन जजेस ने जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी का सवाल उठा दिया है, तो इस्लामाबाद तो कोई सूबा ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस आइनी दरख्वास्त जो है ये अज़ेल कर जाएगी, जज साहबान 5 फाजिल जज साहबान मुकदमा जीत जाएंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता। देखें बात ये है कि ये कैसे जीतेंगे। अगर ये जीते, आपका और नासिर साहब का मौक़िफ़ बड़ा एक ही है। सेम ही है सर। मेरा मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, एक मिनट, मैं इंटरप्रिटेशन का मामला है और उसमें नहीं, वो तो सबको पता है इंटरप्रिटेशन का ही मामला है। जो मुनीर मलिक साहब है वो बहुत ही सीजन लॉयर हैं और बड़े सीनियर लॉयर हैं और उसके आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। अब देखें इफ्तिखार चौधरी साहब के रेफरेंस में भी ये वकील थे, फिर उसके बाद काजी साहब के रेफरेंस में भी उनके वकील थे, तो इनका सक्सेस रेट तो काफ़ी है, बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा है। तो और फिर ये पहली ये केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है। तो इस पे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होनी है, बहुत सारी साइटेशंस दी जाएंगी, बड़े लंबे आर्गूमेंट्स होंगे। तो ज़रा इट्स टू अर्ली टू नहीं, लेकिन नाज़िर साहब मेरा नुक्ता वहीं पे ही है कि जज भी अब साइल हैं, ठीक है ना। इनको साइलिन की लाइन में लगना चाहिए। एक लाइन में मुझे लोग इतने मैसेजेस करते हैं, हमारा 250 आज मैं वो ना अहमद बिलाल सूफ़ी साहब उनके जो साथ उनका एसोसिएट का क्या था, मैंने कहा यार अहमद बिलाल सूफ़ी साहब नज़र नहीं आ रहे। कहते हैं जी मुकदमात ही नहीं लगते हैं। मैं कहा तो हो सकता है आपको केस ही ना मिल रहा हो। कहते हैं जी हमारे 250 मुकदमे हैं जो पड़े हुए हैं और नंबर ही नहीं लग रहा। अच्छा, दो बातें ना, जब रोज़ाना किसी न किसी का मैसेज आया होता है मेरा मुकदमा नहीं लग रहा, मेरा मुकदमा नहीं लग रहा, यहाँ पे लोग आकर दरखास्तें दे रहे होते हैं। तो ये अब जज भी साइलिन की लाइन में लगे और जो पॉलिसी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो होनी चाहिए। अच्छा, पहले तो 2018 की अपीलें और वो ठीक है। मेरा इसका जो मुझे भी परसों एक सवाल मिले, उन्होंने कहा कि एक जज साहब ने उनका केस सुना और सुना भी सक्सेशन का केस है और उस पर अभी तक वो जजमेंट ही नहीं लिख रहे। वो कहते हैं सक्सेशन का तो इतनी देर लगती ही नहीं है। तो और सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि उसमें कोई बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्योंकि हाई कोर्ट में चैलेंज होना है तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात आपने जो सवाल किया कि साइलिन में लगे और उनका केस नंबर पे लगना चाहिए, लिस्ट वो क्यू में लगना चाहिए।
देखिए अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, अगर है, जो उन्होंने क्वेश्चन भी उठाया, मुझे नहीं मालूम ये है कि नहीं है, अगर है तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, आईनी मामला है जिसको सेटल होना जितना जल्दी हो सके। क्यों नाज़िर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो आप सुना है कि ये फाजिल जज साहबान टी रूम में सरफराज डोगर साहब के साथ चाय वाई भी पी रहे हैं? बिल्कुल पी रहे हैं, लेकिन ये एक मामला है। तो क्या मतलब हाई कोर्ट क्या फंक्शनल डिसफंक्शनल होगी? डिसफंक्शनल हो सकती है ना। कैसे? जजेस काम करना छोड़ दें या कुछ भी हो सकता है। कलम छोड़ हड़ताल पे चले पहले कोर्ट का काम करते हैं, खत लिखती हैं और मुकदमा सुनते हैं तो छुट्टियों पे होते हैं। नहीं, उस किसी जज के काम ना करने से अदालत डिसफंक्शनल नहीं होती। अच्छा, मैं इस पे जो पटिशन पे वापस आते हैं, जो ये 5 जजेस की जानिब से इस पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि जब एक जज ट्रांसफ़र होके आता है तो उसके लिए टर्म फिक्स होती है, या कम से कम वो आर्जी नोयत पे होता है, वो मुस्तकिल जज ट्रांसफ़र नहीं होता। इसका जवाब रिप्रेजेंटेशन में जस्टिस तो प्रेसिडेंट को चाहिए नोटिफिकेशन दाखिल करे, जारी करे और 5 साल टर्म फिक्स कर। आमिर फ़ारूक साहब ने जो रिप्रेजेंटेशन में जो अपना व्यू दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ये मंशा होती कि एक जज ट्रांसफ़र होके आएगा तो उसकी कोई टर्म होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। और जहाँ पे वर्ल्ड एट अगर है कि ये आर्जी तौर के ऊपर ट्रांसफ़र है, वो उस सूरत में है जब हाई कोर्ट में जजेस मुकम्मल हों और चीफ़ जस्टिस को एक और जज चाहिए हो ज़रूरत के तहत, तो वो जज जब वो मंगवाया जाएगा तो उसकी मुद्दत का तयन होगा। अच्छा। तो एक तो ये क्वेश्चन है। अब इसको क्योंकि हमने देखा है ज़ाहिर अभी तो इस पे जुडिशियल रिव्यू होना है, क्योंकि वैसे सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत डिबेट बहुत सारे केसेस में रही है। 63A में भी ये डिबेट रही है कि वो अल्फाज जो आइन में नहीं है, क्या वो जजमेंट के ज़रिए से उसको ऐड इन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं किया। तो ये वो अभी डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जजमेंट लॉज होते हैं, मतलब लेकिन वो बात वही ना इंटरप्रिटेशन की है, जजेस बनाते हैं, लॉ भी बनाते हैं। लेकिन नाज़िर जजमेंट लॉ तो होता है नहीं, लॉ सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बनाती, जजेस भी बनाते हैं, और जजेस के बनाए हुए बहुत सारे लॉ चल रहे हैं, लेकिन वो आइन में नए अल्फाज शामिल। हाँ, लेकिन वो आइन और कानून के नीचे ही होगा ना नाज़िर, जहाँ पे कोई वॉइड टेक्स्ट में रहते हुए अगर कोई चीज़ नई इंटरप्रिटेशन हो जाए तो वो है। ये बात कुछ इज़ारे ख्याल करना चाह रहे हैं? इज़ारे ख्याल हम बताएं। हाँ, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। अब ज़रा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आ जाए ना। आज ही नाज़िर साहब बिल्कुल जल्दी कर रहे हैं। नाज़िर साहब को आज तो इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा आला है यार। नाज़िर साहब क्या बारिश हुई है कसम से, आज कितनी ठंड है। आज नाज़िर साहब का ऊपर वाला बटन भी बंद है। मिलिट्री कोर्ट्स में सर वो जो बानी पीटीआई के वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, हाँ। उन्होंने आज जो है वो दलाइल दिए और उनका मेन ये मुद्दा रहा कि आइन का आर्टिकल जो 245 है, इसके तहत जो है वो फ़ौज बुलाई जाती है और उसमें फ़ौज को जुडिशियल इख्तियारात नहीं होते कि वो सिविलियन यानी कि फ़ौज जो या जुडिशियल वो जो फ़ौज की अदालतें हैं मिलिट्री कोर्ट्स, वो सिविलियन कोर्ट्स को टेक ओवर नहीं कर सकती या वो फंक्शन अदा नहीं कर सकती। उन्होंने ये कहा कि 9 मई 10 मई के जब ये वाक़यात हुए तो उस टाइम 245 का इतलाक़ हुआ, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। उन्होंने पंजाब का जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ के भी सुनाया। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सिर्फ ये पंजाब का ही नोटिफिकेशन है, बाकी जगह उन्होंने बाकी भी जो है इसको भी ठंड लगी है जो अच्छा उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अच्छा इस्लामाबाद में भी हुआ और KPK में भी, और बलुस्तान का उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो वफाकी काबीना का जो था कि इन सिविलियन को जो है मिलिट्री ट्रायल के लिए उस कैबिनेट की मंजूरी और फिर करारदाद की भी जो है वो बात की कि असम्बली के अंदर करारदाद भी पास हुई और जिसमें कहा कि इनका सिविलियन ट्रायल होना चाहिए और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। और फिर साथ जो है वो जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि जो अपना करारदाद है, तो उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ 5 जजेस के फैसले के खिलाफ भी जो है वो पार्लिमान ने करारदाद जो है वो पास की थी। लेकिन इस पर जो है वो उज़ैर भंडारी ने कहा कि 26वीं तरमीम में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के वजूद की बात की गई है या तश्कील की बात की गई है, तो वहाँ पे सूबों को इख्तियार दिया गया है कि अगर सूबे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना चाहें तो वो करारदाद पास करें। तो बेसिकली करारदाद ये तो इस आईनी है उसके अंदर है। हाँ, अहमियत पे भी उन्होंने बात की। तो आज का मेन जो मुद्दा है ये रहा। तो इस पर जस्टिस जमाल खान ने एक सवाल उन पर छोड़ा कि आप हमें ये भी बता दें कि क्या जो अदलिया है, क्या ये भी इंतज़ामिया के मातहत आ सकती है या आनी चाहिए इस पर? अब तो उस पर उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। लेकिन नहीं कभी भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बार है ना नाज़िर साहब, वो वन साइड सेपरेशन ऑफ। अच्छा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली आखिर क्यों उकता गई नाज़िर साहब के? क्या FBLE किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसको छोड़ के नहीं देते?
उनके दो सवाल थे। वो क्या था? इंटरेस्टिंग। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो FBLE केस है, असल में जो उज़ैर भंडारी साहब हैं वो FBLE को कह रहे थे ना कि ये हमारे सपोर्ट भी करता है और खिलाफ भी जाता है, क्योंकि वो 21D की बार बार बात कर रहे थे कि वो 83 के ज़ुमरे में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा। इस पे फिर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा था कि ये FBLE कैसे ऐसा जजमेंट है जो किसी की समझ में नहीं आ रही। और एक तो ये उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब ये दिया था कि जो चार्जेस हैं, जो देखें 5000 लोग अरेस्ट हुए थे May 9 और May 10 के जो इवेंट्स थे उसमें 5000 लोग, लेकिन 105 का मुकदमा चला गया मिलिट्री कोर्ट में और बाकियों का ATC में। तो उन्होंने कहा कि क्या वो चार्जेस क्या थे, या सिमिलर थे या अलग अलग चार्जेस थे। तो ज़ैर भंडारी साहब ने ये जवाब दिया था कि जो मिलिट्री कोर्ट में केसेस गए उसका तो हमें पता ही नहीं है कि चार्ज क्या थे, क्योंकि वो ना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं ना वो कुछ बताते हैं। बल्कि एतजाज़ हसन साहब को भी उन्होंने साइट किया कि जब उन्होंने एक मिलिट्री कोर्ट का केस किया था तो उनके सामने डॉक्यूमेंट्स जला भी दिए गए थे ताकि वो कागज़ किसी को मिले ही नहीं। तो कहते हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। तो एतजाज़ साहब तो ये FBLE केस के अंदर भी वकील थे ना। हाँ, वो उसमें वो डिफरेंट लोगों को कर रहे थे, लेकिन उनका कहने का यही मकसद था कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, इसलिए कहना मुश्किल है कि वो चार्ज एग्जैक्टली हैं क्या। तो किस तरफ आपको जाता हुआ लग रहा है ये जज साहिबान के जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपने अब तक क्या गैदर किया है कि ये मुकदमा किस तरफ जा रहा है? 2-3 चीज़ें तो बड़ी आसान सी हैं जो देखी जा सकती हैं, पता नहीं ये कब इसके ऊपर बारी आएगी कि ये जो इम्प्यून जजमेंट है 23 अक्टूबर की, ये है 4 जजेस का फ़ैसला। FBLE केस जो है अब वो है लार्जर बेंच का। तो क्या 4 जज साहिबान का फ़ैसला ओवरटर्न करता है लार्जर बेंच के फ़ैसले को? उसके लिए तो लार्जर बेंच होना चाहिए था। और फिर दूसरा ये है कि जैसे यही अफरीदी साहब का नोट है कि वायरीज़ के ऊपर सुना ही नहीं गया, जो कि मैंडेटरी है रूल 27 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी करके उसको सुन सकते हैं या वो सारी कुछ, वो नहीं हुआ, वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर है। और फिर तीसरा ये कि ये पूरा केस आर्गू होगा या सिर्फ रिव्यू है? ये आपने सवाल किया, ये जो अपना पॉइंट नहीं, मैं सवाल ही कर सकता हूं। केस तो मेरे ख्याल में ICA में नहीं, ये कंसीडरेशन में तो होंगी ना, पूरा ही आर्ग्यू हो चुका है। वैसे ICA में बहुत तफसील से हियरिंग हुई है। ये नहीं है कि आप बताएं जी कि रिकॉर्ड पे गलती क्या है। तो दूसरा, क्योंकि रिकॉर्ड भी आपको पता है, रिकॉर्ड भी पेश हुआ था कि ओनली फॉर जजेस आइज़ आप उनको देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया, वापस भी हो गया और फिर वापस भी हो गया। अब जो उज़ैर भंडारी साहब का आर्ग्यूमेंट है वो ये कह रहे हैं कि FBLE केस 1967 में आया और उस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो 71 के बाद इनका ट्रायल शुरू हुआ था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो लॉ था ना, एक्ट जो था, जो 21D1 और 21D2 को ऐड किया गया, वो 67 में और इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि इस बात को भी आप जहन में रखें कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में भी FBLE को जायजा लिया गया है, उसको भी स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया। एग्जैक्टली, वो फुल कोर्ट है, 17 रुपये कोर्ट थी, उसमें 6, 4 और 8 की वो है ना, फिर लियाकत हुसैन में हुआ 11। हाँ, तो इस पे उज़ैर भंडारी साहब कह रहे हैं कि अब आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 10A को सामने रखते हुए आप इसका जायजा जस्टिस आयशा मलिक वाला जो वो उसको सपोर्ट करें, यानी मुनीब साहब को नहीं कर रहे, या मुनीब साहब की जजमेंट पे अटैक किया उन्होंने? मुनीब साहब के उस पोर्शन पे तो जिस तरह सलमान राजा साहब ने अटैक किया उसमें तो खैर नहीं किया उन्होंने। सिंपली कहा ये था कि ये दोनों एक छोटी सी बात है, उन्होंने मजे की बात आई है, बस ये भी मजे की बात है। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस आयशा की जजमेंट और जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट जो है ये कम्प्लीमेंट्री है, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है एक दूसरे से। अच्छा, ठीक हो गया। तो उज़ैर भंडारी साहब जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट पे रिलाई कर रहे थे आज, जो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक है, और उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी अपने आर्डर में ये लिखा है कि जो कोर्ट मार्शल सिस्टम है वो तो चलता रहेगा, उसको नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन सिविलियन का जो है वो ट्रायल कोर्ट मार्शल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तो इस पर जो है वो जस्टिस अपना अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप जस्टिस मुनीब की जजमेंट वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा आपके जो फाजिल दोस्त हैं सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने तो जस्टिस मुनीब की जजमेंट से इनकार ही हुए हैं, और वो उन्होंने कहा मैं डिसएग्री करता हूँ, और साथ उन्होंने कहा उनके मुवक्किल ने भी डिसएग्री किया है। तो फिर उसमें वो समाइल भी उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि वो उनका अपना मौक़िफ़ है। तो कल भी यही कुछ हुआ था, याद है? चलें, बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का। तो जनाब ये अदालती जो सरगर्मियाँ हैं उससे मुतल्लिक़ ये 2 बड़ी ख़बरें कि 5 फाजिल जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सीनियरिटी और ट्रांसफ़र के मामले को
चैलेंज करते हुए जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस खालिद सुमरो और खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जो कि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब की हाई कोर्ट से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं, उनको जुडिशल वर्क से रोकने और जो है ये इन ट्रांसफ़र्स को जो है कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो मुकदमा है इस पर समाअत अभी जारी है। इमरान खान साहब के वकील उज़ैर नज़ीर भंडारी जो हैं वो गालिब इम्कान यही है कि मंडे को अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लेंगे और यही बातें हो रही हैं कि ये मुकदमा कब ख़त्म होगा। तो सुना है कि अब तो जज भी एक दूसरे से पूछते हैं कब ख़त्म होगा। शराय दस्तूर से एक लाइफ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।